बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोग डेप्रिशिएबल एसेट के डिस्पोजल की बात कर रहे थे और उसमें हम कुछ और चीज़ें आज ऐड करने जा रहे हैं, उनको हम आगे लेके चलते हैं आपके सामने आज। अब आपके सामने आज क्या है जनाब, अगर हम बात करें इस चीज़ को लेके आगे। अब ये लाइन पढ़िएगा जरा, वेयर द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स इज द डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, द कॉस्ट ऑफ the asset shall be the amount so charged plus any amount paid by the person for the asset. Similarly, where the acquisition of an asset is the derivation of amount exempt from tax, cost of the asset shall be the amount so exempt plus any amount paid by the person for that asset. ठीक है। अब बज़ाहिर ये जुमला पढ़ के बहुत सारे लोगों के सर पे से गुजर जाता है कि यार लिखा हुआ क्या आ रहा है, लेकिन बड़ी सिंपल सी और लॉजिकल सी बात है। आपके पास इन्वेंट्री है, क्या आप इन्वेंट्री देकर प्लांट या मशीनरी परचेज नहीं कर सकते? जवाब दें मुझे, रिस्पॉन्स। तो अब बात ये है कि यार आपके पास मिसाल के तौर पर 1 लाख की इन्वेंट्री है और 1 लाख की इन्वेंट्री जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए है, उसकी मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रुपए है और 1.5 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू वाली इन्वेंट्री आप देकर 2 लाख की मशीन खरीदते हैं, ऊपर 50,000 देते हैं। तो आने वाली मशीन की कॉस्ट क्या हुई? आने वाली मशीन की कॉस्ट ये हुई कि आपने उसके लिए अपने पास से जो फेयर मार्केट वैल्यू सरेंडर की 1.5 लाख रुपए। यस और नो, रिस्पॉन्स दें। और जो आपने 50,000 रुपए अपनी जेब से पे किए, तो 2 लाख रुपए क्या हो गए? आने वाली मशीन की कॉस्ट हो गई। यस और नो। अब जरा मुझे आप बताइएगा इसकी आप एंट्री क्या पास करेंगे? अकाउंटिंग एंट्री जरा बनाते हैं इसकी कि आपने अपनी इन्वेंट्री देकर मशीन परचेज की, इसकी एंट्री क्या बनाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? मशीन तो डेबिट हो गई 2 लाख से, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 2 लाख से। आगे रिमेनिंग एंट्री क्या होगी? नो बेटा, इन्वेंट्री क्रेडिट नहीं, सेल्स क्रेडिट। ये उसने मुझे मशीन बेची तो मैंने उसको इन्वेंट्री बेची, समझ रहे हो बात को? तो ये तो अल्फाज यहाँ पर आया ना, देखो, where the acquisition of an asset is the derivation of an amount chargeable to tax। जहां पर आप अपनी कोई इन्वेंट्री देकर कोई एसेट लेते हो तो वो तो हो गई एक्विजिशन ऑफ एसेट, लेकिन जो आप इन्वेंट्री दे रहे हो, इन्वेंट्री देना आपके लिए अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, यानी वो आपकी इनकम है। इन्वेंट्री क्रेडिट क्यों? कॉस्ट पे थोड़ी क्रेडिट कर रहे हो आप, तो मार्केट वैल्यू पे क्रेडिट कर रहे हो। तो आप एंट्री बनाओगे मशीन डेबिट 2 लाख रुपए से, सेल्स क्रेडिट 1.5 लाख रुपए से और 50,000 रुपए आपकी जेब से गए कैश या बैंक क्रेडिट। यस और? तो एक तरफ मशीन रिकॉग्नाइज हुई, दूसरी तरफ सेल रिकॉर्ड हुई। इस बात को समझे प्लीज, बराए मेहरबानी। तब इन अल्फाजों को पिक कीजिए। वेयर द एक्विजिशन ऑफ एसेट, जहां एसेट एक्वायर करना, जो मशीन अभी एक्वायर की 2 लाख रुपए की, इज द डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट चार्जेबल टैक्स, लेकिन उसके एक्वायर होने की वजह से हमारी इनकम भी जनरेट हो रही हो। तो कैसे जनरेट हो रही हो इनकम यार? किसी एसेट को खरीदने की वजह से इनकम जनरेट हो रही है। हाँ, हो रही है ना इनकम जनरेट, कि वो मशीन 2 लाख रुपए की थी, मैंने अपने पास रखी हुई इन्वेंट्री जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए थी और उसकी मार्केट वैल्यू 1.5 लाख की थी, तो मैंने उस मशीन की कॉस्ट में से 1.5 लाख रुपए एडजस्ट करवा लिए इन्वेंट्री के बदले। तो यानी मैंने तो अपनी मशीन उसको 1.5 लाख की बेची है ना यार। तो वेयर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट इज द डेरिवेशन ऑफ अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। तो एक तरफ तो क्या होगा, उस इन्वेंट्री की सेल को इनकम मानना पड़ेगा आपको। दूसरी तरफ एसेट की कॉस्ट क्या होगी? The cost of the asset shall be treated the amount so charged plus any amount paid by the person for the asset। क्लियर? तो गलती इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सेल रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। क्या ख्याल है? और ये पॉइंट अब तक एग्जाम में टेस्ट नहीं हुआ, हो सकता है टेस्ट हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद similarly where the acquisition of an asset is the derivation of an amount exempt from tax। ठीक है, जहां पर एक एसेट आपने एक्सचेंज किया है, लेकिन आपने कोई ऐसी इन्वेंट्री बेची है जिसको बेचकर जो गेन हुआ है वो एग्जेम्प्ट है।
द कॉस्ट ऑफ द एसेट शैल बी अमाउंट सो एग्जाम्ड। तो फिर आपने फेयर मार्केट वैल्यू सरेंडर तो किए ना, तो जो अमाउंट एग्जाम्ड है वो फेयर मार्केट वैल्यू आपने सरेंडर की है, उसको आप कॉस्ट का पार्ट माने। एनी अमाउंट पेड बाय द पर्सन फॉर द एसेट, और ऊपर जो पे किया वो भी कॉस्ट का पार्ट है। तो एसेट की कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा अगर आप उसको एक्सचेंज करते हैं? देखें, परचेज ऑफ पेपर कटिंग मशीन टू बी यूज इन प्रिंटिंग बिजनेस, प्राइस एक्चुअली पेड, कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड कितना, 75,000। नॉन कैश बेनिफिट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रिंटेड स्टेशनरी बीइंग स्टॉक इन ट्रेड गिवन टैक्सेबल इनकम। तो एक तरफ तो आप स्टेशनरी सरेंडर कर रहे हैं, वो आपकी कटिंग मशीन की कॉस्ट का पार्ट बन रही है, लेकिन ये 15,000 आपके लिए सेल भी है, ये आपकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनेगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तो एग्रीकल्चर के आइटम क्या कर रहे हैं आप, सेल कर रहे हैं, उसके बदले मशीन ले रहे हैं। बीइंग पर्सनल एसेट गिवन एग्जेम्प्ट इनकम, तो ठीक है, एग्रीकल्चर एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू तो होगी ना यार, वो तो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी, लेकिन ये 10,000 रुपए जो आपने एग्रीकल्चर आइटम दिया है वो देकर जो इनकम होगी वो इनकम क्या एग्जेम्प्ट है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एसेट किसी ऐसी इन्वेंट्री को सरेंडर करके परचेज करते हैं जिसको बेचकर इनकम टैक्सेबल है, तब भी वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी और उसको इनकम भी मानना पड़ेगा। और अगर आप कोई एसेट किसी ऐसी इन्वेंट्री को बेचकर एक्सचेंज करके हासिल करते हैं जिसको बेचना एग्जेम्प्ट है, जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, तो ठीक है, वो इनकम तो एग्जेम्प्ट रहेगी, लेकिन जो उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू है वो जरूर कॉस्ट का पार्ट बनेगी। हाँ बेटा बोलिए, सिनेरियो समझ में आता है कि नहीं आता? रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स। आप सबसे बात कर रहा हूँ बेटा। अच्छा जी, उसके बाद कार्स वाला एरिया हमारे पास आता है। कार्स वाला एरिया हमारे पास क्या है बेटा, अगर आप कार्स परचेज करते हैं, देखिए व्हीकल नहीं बोला गया, कार बोला गया, तो ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ कार पर एप्लीकेबल है। अगर आप कार परचेज करते हैं तो कार की ज्यादा में ज्यादा कॉस्ट आप जो लेंगे ना, वो कितनी लेंगे टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, 2.5 मिलियन। अब होता ये है कि पाकिस्तान में जो गाड़ियां वो महंगी इसलिए है कि पाकिस्तान में गाड़ियों पर 200 से 300% जो है वो ड्यूटीज और टैक्सेस एप्लीकेबल है। यस और नो बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। पाकिस्तान में 200 से 300% तक जो है वो ड्यूटीज और टैक्सेस एप्लीकेबल है। तो अगर एक गाड़ी 80 लाख रुपए की मिल रही है तो समझ लो वो असल में 80 लाख की नहीं, वो तो 20 लाख की है। तो वो ओवर स्टेट क्यों हुई है, ड्यूटीज और टैक्सेस लगने की वजह से। ऐसा ही है ना। तो फर्ज करें आपके बिजनेस ने एक व्हीकल परचेज किया, कार परचेज की 15 लाख रुपए की, तो क्या उसकी कॉस्ट 2.5 मिलियन से एक्सीड कर रही? आपके बिजनेस ने कार परचेज की 1.5 मिलियन की, तो क्या उसकी कॉस्ट 2.5 मिलियन से एक्सीड कर रही है? रिस्पॉन्स नहीं कर रही। तब आप एक्चुअल कॉस्ट को ही क्या करेंगे, कॉस्ट मानेंगे टैक्स में, उसी को ही डेप्रिशिएट करेंगे। अच्छा जी, आपके बिजनेस ने एक कार परचेज की और वो उस कार को उसने परचेज किया 8 मिलियन का, 80 लाख रुपए का। तो अकाउंटिंग में तो वो कैपिटलाइज हुआ 80 लाख से, अकाउंटिंग में डेप्रिशिएट हुआ 80 लाख के हिसाब से, लेकिन टैक्स के हिसाब से उसकी जो रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट है वो कितनी है, 2.5 मिलियन। क्यों? क्योंकि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कार की कॉस्ट जो है वो 2.5 मिलियन से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। यस और रिस्पॉन्स दीजिए। अब यहाँ पर एक इशू आता है, वो इशू क्या आता है देखिए, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये आता है, रेस्ट्रिक्टेड कॉस्ट। रेस्ट्रिक्टेड कॉस्ट का इशू क्या है हमारे पास, वो इशू ये है बेटा, फर्ज करें आपने कार परचेज की, यहां लिखा मैंने ओरिजिनल कॉस्ट, यहां लिख रहा हूं मैं रेस्ट्रिक्टेड कॉस्ट।
फर्स्ट कीजिए हमने गाड़ी परचेज की 8 मिलियन पर, तो अकाउंटिंग में तो उसकी कॉस्ट 8 मिलियन, लेकिन टैक्स के लिहाज से अब उसकी कॉस्ट जो है कार की 2.5 मिलियन होनी चाहिए। यस और नो बोलिए। अच्छा, अगर टैक्स लॉ कार की कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट ना करता तो क्या करते हैं हम, टैक्स में भी इस 8 मिलियन पे डेप्शन चार्ज करते हैं, और कार को हम अज्यूम करते हैं नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, जब तक कि कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो हम अप्लाइंग फॉर हायर अज्यूम नहीं कर सकते। तो लेस करते हैं हम नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन एट व्हाट 15%। यस और नो। तो अगर अगर कार की कॉस्ट रिस्ट्रिक्टेड ना होती तो फिर हम टैक्स में भी 8 मिलियन के ऊपर डेप्शन चार्ज करते। यस और नो, रिस्पॉन्स करें ना बेटा, रिस्पॉन्स करें, बताइए बेटा, रिस्पॉन्स कीजिए। लेकिन क्योंकि कार की कॉस्ट रिस्ट्रिक्टेड है लिहाजा हम टैक्स में बताइए 8 मिलियन पे डेप्शन चार्ज करेंगे या ओरिजिनली 2.5 पे चार्ज करेंगे, असल लॉ के हिसाब से जो लॉ हम पढ़ रहे हैं। तो टैक्स लॉ जो है वो आपको 8 मिलियन पर चार्ज होने वाली डेप्शन अलाउ करेगा या 2.5 पे चार्ज होने वाली डेप्शन अलाउ करेगा? गुड। लेकिन हम ये सब कुछ कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए, तो एक काम करें, कंपैरिजन पर्पस के लिए आप क्या करें, 8 मिलियन का 15% निकालिए, 1,200,000। जवाब दें सब लोग। और आप 2.5 मिलियन का निकालें 15%, सही? यस और नो, रिस्पॉन्स कीजिए। WDV क्या आई? WDV ईयर वन कितनी आ गई? 6,800,000। और यहाँ पे WDV कितनी आ गई? 2,125,000। यस और नो, रिस्पॉन्स कीजिए बेटा, क्या कहते हैं आप लोग? ऐसा ही है ना या ऐसा नहीं है? ऐसा ही। तो अब आपके सामने ये है, और ये क्या है जनाब? 6,800,000, 2,125,000। अब आप मुझे बताइए, फर्ज करें कि 1 साल के बाद ही हम इस व्हीकल को डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू WDV कौन सी है? 2,125,000 है या 6,800,000 है? जरा बताइए, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू WDV कौन सी? रिस्पॉन्स दें सब लोग यार। हाँ, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से WDV ये है। अगर टैक्स कॉस्ट को रेस्ट्रिक्ट ना करता तो WDV ये होनी चाहिए थी। यस और नो? अगर 1 साल के एंड पे ये व्हीकल बेच दिया जाए, ये कार बेच दी जाए, तो मार्केट में जो कीमत मिलेगी वो इस हिसाब से मिलेगी या इस हिसाब से मिलेगी? फर्ज करते हैं अगर आज की डेट पर हमने व्हीकल बेच दिया है तो हमें सेल प्रोसीड्स अगर मिलती हैं 7,500,000 और सेल प्रोसीड में मिलती हैं 7,500,000, तो हमें मार्केट वैल्यू तो 8 मिलियन के हिसाब से मिलेगी ना बेटा? यस और नो? कोई गाड़ी मार्केट में तो ओवर स्टेटेड है वैसे। तो आप बताएं ट्रू गेन कौन सा हुआ, हमारा असल गेन ऑन डिस्पोजल कौन सा हुआ? 7,500,000 लेस कर दें इसमें से, 7,500,000 में से 6,800,000 लेस कर दें, तो आपको आंसर क्या मिलेगा?
आपको आंसर मिल जाएगा 7 लाख रुपए। और यहाँ गेन बताइए कितना आ रहा है, दूसरी तरफ गेन कितना आ रहा है, दूसरी तरफ गेन कितना आ रहा है। रिस्पॉन्स करो, जल्दी जल्दी करो यार। दूसरी तरफ गेन कितना आ रहा है, 5,375,000। समझे कुछ बात को? यानी मतलब अगर मैं रिस्ट्रिक्टेड डब्ल्यूडीवी लेता हूं और उसके बाद सेल प्रोसीड मैच करता हूं, गेन मेरा बहुत ह्यूज हो गया और अच्छा खासा अमाउंट मेरी टैक्सेबल इनकम पार्ट बन गया। यानी कॉस्ट के रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से तो ये तो जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई बेटा, ये तो लॉ ने नाइंसाफी कर दी आपके साथ। अगर लॉ कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट ना करता तो ये गेन आता हमारे पास। क्या ख्याल है, बोलिए। तो ये गेन तो सही गेन नहीं है ना, ये तो बिलावजह आपकी इनकम बढ़ाई जा रही है। और ये इनकम यानी सेल प्रोसीड ओरिजिनल रखी जा रही है इस कॉस्ट के हिसाब से, लेकिन डब्ल्यूडीवी रिस्ट्रिक्ट रखी जा रही है इसके हिसाब से, तो ये गलत है। तो अगर अब उसूल क्या है, अब उसूल ये है अगर कॉस्ट रिस्ट्रिक्टेड है तो सेल प्रोसीड भी रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, यस और नो, ताकि गेन सही गेन बन सके। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, आप निकालेंगे रिस्ट्रिक्टेड सेल प्रोसीड, ताकि रिस्ट्रिक्टेड डब्ल्यूडीवी को आप उससे मैच कर सके। और वो रिस्ट्रिक्टेड सेल प्रोसीड कैसे निकलेगी बेटा, रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल सेल प्रोसीड्स। ठीक है जी, रिस्पॉन्स करें सब लोग बेटा, तो वर्कआउट करके देंगे आप सब लोग। बताइए रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट कितनी है, 2,500,000। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 8 मिलियन। और सेल प्रोसीड कितनी मिल रही है, 7,500,000। तो जरा बताइए रिस्ट्रिक्टेड सेल प्रोसीड कितनी आ गई, 2 मिलियन 343,750। अब इसमें से क्या करें, आप लेस कर दें क्या, टैक्स डब्ल्यूडीवी कितनी, 2,125,000। तो फिर इस केस में क्या मिल जाएगा आपको, टैक्स गेन मिल जाएगा। टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल कितना बेटा, 2,18,000। 750। यस और बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। समझ पा रहे हैं, इस तरह एक ह्यूज गेन आने से आप बच जाएंगे। रिस्पॉन्स करें सब लोग बेटा।
बात समझ में आती है? अच्छा, अब आपको एक बात और बताऊं। असल में हमने क्या किया है, असल में हमने इस 7 लाख का इतना परसेंटेज लिया जितना परसेंटेज ओरिजिनल कॉस्ट इस 8 मिलियन का बनती है। तो ये हमारा असल गेन होता अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना होती, लेकिन क्योंकि हमने कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट किया है तो लिहाजा इस गेन को भी हमने उतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया जितना इसका परसेंटेज है। अब भाई काम करें, सब लोग कैलकुलेटर पे लिखें 2.5 मिलियन, यानी डायरेक्ट 2.5 लिखें। लिखा 2.5? 2.5 लिखा सब लोगों ने? प्लीज रिस्पॉन्स। उसको डिवाइडेड बाय 8 करें, 2.5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 700,000, चेक कीजिएगा। 2.5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 700,000, 2.5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 700,000, यानी ये हमारा असल गेन ऑन डिस्पोजल होता। ये तो बहुत ओवर स्टेटेड था। ये हमारा असल गेन ऑन डिस्पोजल होता जब हमारी कॉस्ट रिस्ट्रिक्ट ना की जाती। लेकिन अगर हमने कॉस्ट को इतने से इतना कर दिया तो फिर हमने इस गेन को इतने से इतना कर दिया। यानी कॉस्ट अगर फुल नहीं है तो फिर गेन भी फुल नहीं आना चाहिए ना भाई। कुछ समझ पा रहे हैं बात को बेटा? तो जितने परसेंटेज से हमने कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट किया है ओरिजिनल वैल्यू का, उतने ही परसेंटेज से हमारा गेन भी क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया। क्या कहते हैं आप सब लोग? बात समझ में आती है आप लोग? बोलिए, बताइए। ठीक है, अब इसको यहां से देख लें आप। कार्स, the maximum allowable cost of one car is 2.5 million from the tax year 2013 onwards। टैक्स ईयर 2013 से लेकर अब तक जो कार की रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट है वो 2.5 मिलियन है। मतलब इसका मतलब टैक्स ईयर 2013 से पहले कुछ और थी। तो 2013 से पहले 1.5 मिलियन रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट थी, उससे पहले 1 मिलियन रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट थी। तो मुख्तलिफ जमानों में रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट मुख्तलिफ रही है। अभी तक 2013 से बाद अब तक अभी तक रिस्ट्रिक्शन चेंज नहीं हुई, ठीक है ना। तो इफ अ कार हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट इन एक्सेस ऑफ, देखें इसको कब यूज करना है, जब कार की जो वैल्यू हो ओरिजिनल कॉस्ट है जब इससे एक्सीड करे, अदरवाइज आप ओरिजिनल कॉस्ट को ही रखेंगे। इफ अ कार हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट इन एक्सेस ऑफ मैक्सिमम अलाउबल कॉस्ट is subsequently disposed of, then the sale proceeds shall also be reduced proportionately as under restricted cost divided by original cost multiplied by sale proceed is equals to what? Proportionate sale proceed। yes sir, बोलिए। कोई मुश्किल बात है तो बताइए। ये एग्जाम्पल आपको दी हुई है, या क्या आप इसको खुद से वर्कआउट कर लेंगे बेटा? मैंने तो एग्जाम्पल दे दिया आपको, तो इसको प्रैक्टिस के तौर पे आप खुद से वर्कआउट कर लेंगे? यस और नो, क्या ख्याल है? रिस्पॉन्स देना बेटा, रिस्पॉन्स दें, रिस्पॉन्स दें। बताइए ना भाई, कर लेंगे ना आप इसको सॉल्व? ये आपके लिए इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने अपनी एग्जाम्पल दे दिया, आप इसको फॉलो कर लें। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट। वो क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2 ये है, मिस्टर ए परचेज अ कार ऑफ ₹1,400,000 few years back when the restricted cost was 1 million। तो अब अगर मिसाल के तौर पर आप, अब सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। देखिए, आपको हमेशा रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट वो लेनी है जो जिस जमाने में आपने गाड़ी परचेज की है। अगर एसेट आप आज 2020 में डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं लेकिन उस जमाने का एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं जिस पर रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट 1 मिलियन थी, तो आज आप रिस्ट्रिक्टेड सेल प्रोसीड निकालने के लिए 1 मिलियन को इस्तेमाल करें, ना कि 2.5 मिलियन को। तो कहता क्या है, मिस्टर ए परचेज अ कार फॉर ₹1,400,000 few years back when the restricted cost was 1 million। उन्होंने एक कार परचेज की थी 1.4 मिलियन की, उस वक्त जब रिस्ट्रिक्ट कॉस्ट 1 मिलियन थी। जाहिर सी बात है, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट फिर 1.4 नहीं हो सकती, उस जमाने के हिसाब से कॉस्ट 1 मिलियन ही रहनी चाहिए।
भले लॉ अपडेट हो चुका हो। तो लॉ अपडेट होने से पास्ट की रिस्ट्रिक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड सोल्ड दिस कार ड्यूरिंग द ईयर, मतलब टैक्सी 2020 में कितने की बेची भाई? 6 लाख की। ओपनिंग टैक्स WDV फॉर द रेलेवेंट टैक्स ईयर वाज 377,150। कैलकुलेट टैक्स गेन और लॉस। तो क्या किया भाई आपने? अब आपने 10 लाख को डिवाइड किया 1.4 मिलियन से, उस वक्त की रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय सेल प्रोसीड, आपको सेल प्रोसीड मिल गए, उसको WDV से मैच कर दिया, आंसर आपके सामने आ गया। तो अगर आप किसी पुराने वक्तों की व्हीकल को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, कार को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं जिस पर रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट कुछ और थी, तो फिर आज आप प्रपोर्शनेट सेल प्रोसीड वर्कआउट करने के लिए उसी जमाने की रिस्ट्रिक्ट कॉस्ट लेंगे, ना कि आज की। समझ रहे हैं बात को? हाँ, अगर आप 2013 या उसके बाद का व्हीकल डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो फिर उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट क्या होगी? 2.5 मिलियन। और अगर आप 2013 से पहले का कोई व्हीकल डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, आज 2020 में कार डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो 2013 से पहले रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट 1.5 मिलियन भी रह चुकी है और उससे पहले 1 मिलियन भी रह चुकी है। तो आप ये सोचें कि भाई आपने ये व्हीकल कब लिया था, जिस जमाने में आपने लिया था उस वक्त रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट क्या थी। तो जिस जिस जमाने में आपने वो व्हीकल परचेज किया था उस वक्त की आप रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट लेंगे ताकि आप प्रपोर्शनेट सेल प्रोसीड कैलकुलेट कर सकें। यानी रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट आप वही लेंगे जिस पर आप डेप्शन क्लेम करते हुए आए हैं। सिंपल सी बात। यस और रेस्पॉन्स? ठीक है बेटा, तो आज थोड़ा काम है, मैं क्लास मैंने कहा शॉर्ट लेता हूँ आपकी, ताकि क्लास थोड़ी बहुत तो हो ही जाए। ठीक है, तो इसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं इसको कोशिश करूंगा कंटिन्यू करूं। कल अगर टाइम मिला तो कल क्लास ले लूंगा, नहीं मिला तो फिर इंशाल्लाह ईद के तीसरे दिन देख लेंगे क्लास के लिए। ओके बेटा, तो आप उसको पढ़ते रहिए और तैयारी कीजिए। और एक काम और कीजिए कि आप चैप्टर नंबर 1 से 5 तक के मॉक की तैयारी कर लीजिए। 1 से लेके 5 चैप्टर की मॉक की तैयारी कर लीजिए, वो आपके ईद के बाद ही हम कंडक्ट कर लेंगे फॉरन। ठीक है, तो इसको स्टॉप करूंगा यहाँ तक, बाकी इंशाल्लाह बातें आपसे अगली क्लास में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।